हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को 2025 का हिंदी का वायरल पेपर कराएंगे आज। और जितना भी पेपर आप सभी को कराया जा रहा है उसका फुल वॉच किया कीजिए। उन प्रश्नों को एकदम आप तैयार कर लीजिए। यही प्रश्न जो कराया जाता है और यही पेपर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो 24 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर है उसके लिए ये पेपर एकदम वायरल है। जितने भी प्रश्न बताएंगे सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2025 का हिंदी का वायरल पेपर है और पेपर का कोड यहाँ पे HC है, ठीक है। देखिए, जब आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना रहता है और साथ में अपना नाम लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, समय आपको पेपर हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का संपूर्ण समय दिया जाएगा और जो पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का आपका हिंदी का पेपर रहेगा। साथ में यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश को आपको बता देते हैं कि आपको प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा इस प्रश्न पत्र को पढ़ना रहेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। साथ में प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड क और खंड ख में विभाजित होगा और जो खंड अ है इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा। इसके साथ में जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा उसके लिए आपको OMR सीट मिलेगा। OMR सीट पर उसका क्या करना है, आपको उत्तर देना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रश्न पत्र OMR उत्तर पत्रिका पर ही उत्तर दीजिएगा, यानी कि OMR सीट पर ही आपको उत्तर देना है। और देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि OMR सीट आप भर देंगे तो उसे काटना नहीं है, न वाइटनर न इरेजर, इन सब का कदापि प्रयोग नहीं करना है। इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर रहेगा 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्न आपको बताएंगे। सभी प्रश्न आप एकदम तैयार कर लीजिएगा जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% मार्क हिंदी में पा जाए। उससे भी अधिक नंबर स्टूडेंटों को मिलता है। बस आपको क्या करना है कि वीडियो वॉच करिए और सभी प्रश्न जितने बताए जा रहे हैं सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। अब देखिए, यहाँ से प्रारंभ होते हैं खंड अ के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पहला है। देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है कि चंद्रगुप्त जो है रचना की विधा माना जाता है। आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त है वह निबंध है, उपन्यास है, नाटक है या कविता है। देखिए, चंद्रगुप्त जो होता है एक प्रकार का क्या है, एक नाटक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको कम से कम समय में सारे प्रश्नों को करा देंगे। बस आप क्या कीजिएगा, सभी प्रश्नों को एक जगह नोट करके सभी प्रश्नों को तैयार करते रहिए। अगला है कि दीप जले शंख बजे के लेखक हैं, ठीक है। इसके लेखक कौन है? पहले ऑप्शन को देखिए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं। देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, शुक्लोत्तर युगीन लेखक है, यानी शुक्लोत्तर जो युगीन के लेखक कौन है? शुक्ल युग के सीधे यहाँ पे मतलब है कि जो शुक्ल युग है उसके लेखक कौन है? विनय मोहन शर्मा जी हैं, मन्नू भंडारी है, उपेंद्र नाथ अस्क है, सत्येंद्र द्विवेदी है, ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक माने जाते उपेंद्र नाथ अस्क को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर का प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं किसके लेखक हैं? पानी के प्राचीर, आपकी बंटी के, बूंद और समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो लेखक हैं किसके हैं? बाण भट्ट द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा इसके लेखक है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, यानी जयशंकर प्रसाद ने कौन सा नाटक नहीं लिखा इसको बताना है। अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधेर नगरी। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा अजातशत्रु भी लिखा गया है, स्कंदगुप्त भी लिखा गया है, ध्रुव स्वामिनी भी लिखा गया है, लेकिन अंधेर नगरी जो है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिए, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, यानी कि जो रीतिबद्ध है उसके काव्यधारा के कवि कौन है? तो बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास और घनानंद। तो यहाँ पे सही जवाब इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिबद्ध काव्यधारा के जो कवि है भिखारी दास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे
पद्माकर के रचयिता कौन है? ठीक है, ऑप्शन दिया है सेनापति हैं, केशव, पद्माकर जी हैं या यहाँ पे भूषण है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा पद्माकर जो के रचयिता जो है पद्माकर जी हैं। ठीक है, आप याद भी रख सकते हैं, पद से पद्माकर याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ ध्यान दीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रचयिता है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला जी हैं उन्होंने कौन सी रचना की है? कनुप्रिया, सुनहरे शैवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति, पूजा। ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा राम की शक्ति जो पूजा है लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का, प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी कवि जो है किसे माना जाता है? भारत भूषण अग्रवाल जी को, केदारनाथ अग्रवाल को, रामधारी सिंह दिनकर जी को, सुमित्रानंद पंत जी को। तो यहाँ पे किसको माना जाता है? तो देखिए, प्रयोगवादी कवि जो है भारत भूषण अग्रवाल जी को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोगवादी जो कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आपका धर्मवीर भारती हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, अज्ञे जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। तो देखिए यहाँ पे आंगन के जो पार द्वार है इसके रचयिता जो अज्ञे जी हैं। इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है आपका कि करुण रस का अस्थायी भाव किसे माना जाता है? क्रोध को, शोक को, या इसके अलावा हास्य को, या इसके अलावा किसको? भय को। तो यहाँ पे आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो करुण रस का अस्थायी भाव जो माना जाता है, शोक को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार आप सीधे सीधे याद रखिए कि इसमें रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद जो होता है उसकी प्रत्येक जो चरण होता है उसमें कितनी मात्राएं होती है? तो ये प्रश्न तो आपको याद होगा, कई बार करा चुके हैं, 24 होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। देखिए अनु होगा, देखिए अनु तो है नहीं, इसी तरह ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अपी भी नहीं हो सकता, ओ भी नहीं हो सकता, सिर्फ अभ्यागत में क्या होगा? अभि धन आगत, यानी इसमें क्या हो जाएगा आपको? उपसर्ग। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नील कमल में समास आपको बताना है कि नील कमल में समास कौन सा है? द्वंद्व समास है, द्विगु है, कर्मधारय या बहुब्रीहि है? तो नील कमल में आप याद रखिएगा कर्मधारय समास आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। नील कमल में कौन सा समास है? कर्मधारय है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, यानी योगी का तद्भव बताना। तद्भव मतलब होता है अशुद्ध रूप में और तत्सम मतलब होता है शुद्ध रूप में। तो योगी शब्द जो है उसका तद्भव रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो योगी का क्या होता है? जोगी होता है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जोगी। तो योगी की क्या याद रखना है आपको? तो जोगी याद रखिएगा ना। तद्भव रूप में इसके कैसे प्रयोग करते हैं? जोगी के रूप में। अगला प्रश्न 17 नंबर का देखिए, युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, यानी कि युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति में एक वचन का रूप बताना है कि आपका एक वचन का रूप क्या होगा? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप में तो ई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला है 18 नंबर का, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, आप इस याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाववाच्य में प्रधानता होती है। देखिए भाववाच्य में प्रधानता भाव की होती है। किसकी प्रधानता होती है? भाव की होती है। तो यहाँ पे देखिए आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भाववाच्य में प्रधानता जो देखा जाता है किसकी देखा जाता है? क्रिया की देखी जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भाववाच्य में प्रधानता जो होती है क्रिया की प्रधानता होती है। अगला देखिए, अविकारी शब्द आपको बताना है कि इसमें से अविकारी शब्द क्या है? इंद्र है, गाय है,
यथासंभव है आप है। तो अविकारी शब्द में यथासंभव जो होता है अविकारी शब्द होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से खंड ब प्रारंभ होता है, वर्णात्मक प्रश्न रहेगा। टोटल 6 नंबर का सब प्रश्न रहते हैं। ये आपको जितने भी प्रश्न बता रहे हैं इन प्रश्नों को आप देख के इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न जितने बताए इन्हीं प्रश्नों में से आपके बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। क वाला देखिए, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। आपको क्या करना है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक पढ़ना रहता है। इससे संबंधित आपसे 3 प्रश्न पूछेगा। पहला संदर्भ कहता है कि जो यहाँ गद्यांश दिया इसका संदर्भ लिखिए। फिर रेखांकित अंश की यहाँ पे व्याख्या करना रहता है और सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है आप बताना रहता है। देखिए 2 नंबर का ये प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का ये रहेगा और 2 नंबर का ये, टोटल 6 नंबर का प्रश्न रहता है। तो सभी प्रश्नों को आपको दिखा देते हैं, सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। देखिए आपका अथवा में है, ठीक है। यहाँ पे अथवा ध्यान दीजिएगा। आप ये प्रश्न कर सकते हैं, या अथवा में ये दिया है इसको आप हल कर सकते हैं। ख वाला देखिए प्रश्न क्या है आपका, इसको क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए हिंदी में प्रगतिशील, आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे संबंधित आपको संदर्भ, वही काम करना है, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, प्रगतिशीलता से क्या तात्पर्य है। टोटल ये 6 नंबर का रहता है। 2 प्रश्न जो आप बताए हैं वो 2 प्रश्नों को आप ध्यान से देख के इन दोनों प्रश्नों को साथ में तैयार कर लीजिए। इसी तरह हिंदी के जितने भी प्रश्न वायरल हैं इन सभी प्रश्नों को आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए आपसे अगला नंबर का जो प्रश्न पूछता है ये भी 6 नंबर का रहता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर देना रहता है। टोटल देखिए पहले इसमें भी 2 प्रश्न आपसे पूछेगा। आपके सामने पहला प्रश्न है कि गूरज बिराजे भाल लहलही बनमाल। आपको क्या यहाँ से लेके और यहाँ जहाँ तक प्रश्न दिया ध्यान से पढ़ना है। इससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। संदर्भ पूछा जाएगा। गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्र कवि ने किस प्रकार से किया है। पद्यांश को रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहता है। ये 3 प्रश्न रहेगा, 6 नंबर का प्रश्न रहता है। यह इसके अलावा अथवा में देता है। ये प्रश्न आपको नहीं आता है तो इसके अलावा अथवा में दिया है। देखिए ख है कि फूल झरता है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इससे भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछता है। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त कविता के कवि यानी कवि का नाम लिखना है, साथ में पाठ का नाम लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है। फिर रेखांकित जो पद्यांश है उसका अंश स्पष्ट कीजिए, यानी कि अर्थ आपको स्पष्ट करना है। कवि पद्यांश में किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी आपको शब्दों में उत्तर देना रहता है, ठीक है। देखिए आपसे संस्कृत से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है। ये टोटल 5 नंबर का प्रश्न रहता है। देखिए वाराणसी वाला चैप्टर तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाराणसी वाला चैप्टर तो आप पढ़ ही लीजिएगा बढ़िया से। आपके पेपर में वाराणसी से संबंधित एक गद्यांश जरूर देता है, ठीक है। तो संस्कृत में देगा तो इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना रहता है। साथ में आपको क्या करना रहता है, संदर्भ लिखना रहता है। देखिए यहाँ पे वाराणस्य प्राचीन काल देव गेहे गेहे विद्यालय दिव्यम ज्योति ज्योतिदे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। इसी को हिंदी में आपको अनुवाद करना है। साथ में क्या करना है, संदर्भ लिखना है। टोटल इस पे 5 नंबर का प्रश्न मिलता है। यदि ये प्रश्न नहीं आ रहा तो अथवा में आपको 2 प्रश्न देता है। देखिए आपका अगला प्रश्न देता है कि एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगतः, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पढ़ना है। साथ में वही संदर्भ लिखना है और हिंदी में इस पूरे जो यहाँ पे गद्यांश दिया है इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अब इसी प्रकार से आपसे पद्यांश से गद्यांश पूछ लिया। अब आपको क्या करेगा, श्लोक देगा और एक ही श्लोक का देखिए संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना रहता है। ये टोटल 5 नंबर का प्रश्न रहता है। आपके सामने क है ख है, यानी दोनों प्रश्नों में से किसी एक का ही उत्तर देना रहता है। तो आप इस प्रश्न को देख के इन प्रश्नों को तैयार जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। टोटल 3 नंबर का। देखिए आपको आपके स्कूल में जो भी खंडकाव्य पढ़ाया जाता है वही खंडकाव्य का उत्तर देना रहता है। जैसे आपके सामने खंड मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद के चरित्र विशेषताओं
पर प्रकाश डालिए। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के बलिदान सर्ग का कथानक लिखिए। तो देखिए आपके स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ना खंडकाव्य, वही खंडकाव्य का उत्तर आपको देना रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए जितने भी खंडकाव्य है, इन खंडकाव्यों को देख लीजिए, आपके जिला में जो पढ़ाया जाता होगा उसी खंडकाव्य को केवल तैयार कर लीजिएगा। देखिए ये है आपका, ये सभी खंडकाव्य है, घ है, ञ है, च है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है, ठीक है। यहाँ पे सभी खंडकाव्य को देख सकते हैं। इसमें से खंडकाव्य में सिर्फ एक ही प्रश्न करना और सभी खंडकाव्य जितना भी बताएं सभी को छोड़ देना रहता है। सभी खंडकाव्य मत कीजिएगा, इसलिए कि सभी खंडकाव्य आपको करना नहीं रहता है। अब यहाँ पे देखिए 26 नंबर का, ये आपके 5 नंबर का प्रश्न रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए आपको क्या करना है कि एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना लिखना रहता है। जैसे कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 4 लेखक का नाम दिया है। उन चारों में से जिसका आपको जीवन परिचय लिखना, जीवन परिचय याद होगा, एक ही लेखक का आपको लिखना है और सबको छोड़ देना है, ठीक है। टोटल 5 नंबर का रहेगा। अब इसी प्रकार से आपको एक कवि का जीवन परिचय लिखना रहता है। यहाँ पे देखिए आपको कितने का दिया है, कवि 1 2 3 4, जैसे तुलसीदास, मैत्रेय, षड़गुप्त, सुमित्रानंद पंत, अशोक वाजपेयी। इसमें से जिसका आपको जीवन परिचय याद होगा आप उसका जीवन परिचय लिख सकते हैं। और साथ में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि उनकी प्रमुख रचना लिखना मत भूलिएगा। रचना लिखना भूलेंगे तो आपको कुछ नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इसलिए कि देखिए आपको यहाँ प्रश्न डिवाइड होते हैं। इस डिवाइड का मतलब बता देते हैं। 3 नंबर तो आपको जीवन परिचय पे दिया जाएगा और 2 नंबर जो होगा उनकी जो प्रमुख रचनाएं होती हैं उनकी रचना लिखेंगे। टोटल मिला के 5 नंबर मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर का, कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। टोटल 2 नंबर का ही रहता है, तो आप एक श्लोक तो जरूर ही याद कर लीजिए, ये हर साल बोर्ड के एग्जाम पूछता है। अगला देखिए 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। पत्र लिखने के लिए भी आता है, जरूर पत्र को तैयार कर लीजिएगा। साथ में देखिए कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। यानी कि आपसे 4 प्रश्न इस प्रकार से संस्कृत में पूछेगा, आपको इसका उत्तर संस्कृत में देना है। 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं, 2 नंबर आपको इस पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, आपसे ये भी प्रश्न पूछता है, लगभग में ये 7 नंबर का प्रश्न रहता है आपका बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। देखिए है क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध देखिए आतंकवाद का निवारण पर निबंध पूछा जाता है, देश प्रेम पे पूछा जाता है, विज्ञान वरदान या अभिशाप पे, विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। तो आपको इस पे क्या करना है कि एक ही निबंध लिखना है। टोटल 7 नंबर का मिलता है। तो ये आपका क्या था, संपूर्ण पेपर था। आपको संपूर्ण पेपर बता दिए हैं, संपूर्ण पेपर को आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।